हार कर बैठ जाना ये फितरत नहीं, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो रास्ता मुश्किल नहीं, क्योंकि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और संघर्ष से सफलता की इस कड़ी में आपका स्वागत है। इस बार हम आपको मिलवा रहे हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रंजीत कुमार जी से, जो कि धनबाद में लेबर सुपरिटेंडेंट के पद पर भी कार्यरत है और बोकारो में इनका असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पद पर कार्यरत है। हम सीधे उनसे ही जुड़ते हैं। रंजीत जी, संघर्ष से सफलता की इस कड़ी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? हमारे जो है बचपन से जो है मैं बोकारो इस्पात नगर जो है जिसको BSCT भी बोलते हैं और जहाँ मेरी आज पोस्टिंग है, मैं उसी शहर का रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई। संघर्ष के जो आपका जो एपिसोड है, संघर्ष से सफलता की जो कहानी है, मेरी भी वैसे ही एक कहानी है। बचपन में हम लोग एक बोकारो में जो हवाई अड्डा है उसी के साइड में एक झोपड़ी नुमा स्कूल हुआ करता था। क्लास 4 तक मैं वहीं उसी झोपड़ी नुमा स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद जब बोकारो में बोकारो इस्पात विद्यालय कर खुला स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वहाँ पर हम लोग एंट्रेंस देकर पास किए। क्लास 10 तक की मेरी शिक्षा वहीं से हुई। उसके उपरांत जो है 11-12 मैंने चिन्मया से किया और चिन्मया विद्यालय से पास आउट होने के बाद जो है मैं उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं चला गया था। तो जैसा आप बता रहे थे झोपड़ी नुमा स्कूल में आप पढ़ते थे, मतलब वो किसी सरकारी स्कूल थी या कोई ऐसा? नहीं, वो एक प्राइवेट स्कूल था। एक प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने उस स्कूल को चालू कराया था और मुझे लगता है कि मेरे सेक्टर के बहुत सारे बच्चे वहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ का जो स्टैंडर्ड था एजुकेशन का वो बहुत हाई लेवल का था। और आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ उस स्कूल का, जिसने कि मेरी जो नींव है पढ़ाई का उसने मुझे तैयार करके दिया, जिसके कारण कि मैं चाहे जहाँ भी रहा हूँ वहाँ पर मैंने हमेशा पढ़ाई लिखाई में जो है हमेशा अव्वल लाने का प्रयास किया है। वो मेरी जो नींव है वो उसी स्कूल की है। पिताजी क्या करते थे? देखिए, मेरे साथ है कि मेरे फादर जो है वो गांव में थे, तो मेरा जो जन्म होने के साथ ही मेरे बड़े फादर जो थे बोकारो श्री अमीरचंद सिंह, वो BSL प्लांट में एम्प्लॉय थे, इलेक्ट्रीशियन थे। तो उन्होंने ही मेरे को जन्म से लेकर पाला पोसा और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा जो है और मेरा सारा पालन पोषण जो है सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो आर्थिक स्थिति तो आपकी सही नहीं थी, किताब कॉपी खरीदने वगैरह में परेशानी हो रही होगी? हाँ, मतलब हम लोग की स्थिति ऐसी थी कि फादर को जो बड़े पापा थे उनके भी अपने 4 बच्चे थे और उसके साथ मैं भी था, तो उनके ऊपर जिम्मेवारियों का बहुत बड़ा एहसास, मतलब बहुत बड़ा जो था उनके ऊपर में जिम्मेवारी थी। लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ को हम लोग को व्यक्त नहीं होने दिया। पढ़ाई लिखाई को लेकर उनकी जागरूकता बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने हमेशा हमें प्रमोट किया कि तुम लोग आगे पढ़ो लिखो, और उन्हीं का बदौलत में मेरे जो बड़े भाई हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया में जो है उसमें वो एम्प्लॉय हैं। उसके साथ साथ जो मेरे से जो छोटा भाई है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जो है वो सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत है, वो इंजीनियर हैं। तो उनका ये प्रयास था कि हम लोग सभी भाई बहन जो है अच्छे जगहों पर मतलब पदस्थापित हो सके और पढ़ाई के महत्व को हम लोग समझे हैं। तो इस चीज़ को मैं भी मतलब महसूस करता हूँ और उनके लिए जो सम्मान है वो बहुत मतलब दिल से है, क्योंकि लोग अपनों के लिए तो बहुत करते हैं, औरों के लिए जो करे उससे बड़ा कोई नहीं होता है। आज फादर मेरे कोरोना के समय उनका देहांत हो गया था, लेकिन दिल में वो हमेशा हमारे बसे हैं। तो मतलब आप प्राइमरी एजुकेशन आपने सरकारी विद्यालय से प्राप्त की, हायर एजुकेशन चिन्मया से आपने किया। तो उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई कैसे की, जो कि तैयारी आप कर रहे हैं? मेरा शुरू प्रारंभ से बचपन से मेरा लक्ष्य जो था वो सिविल सर्विस में जाने का था और मैंने अपना सब्जेक्ट भी जो है वो बचपन से डिसाइड कर लिया था। उसी हिसाब से मैं अपना तैयारी भी करते रहा था। तो चिन्मया से मैंने 11-12 में जो वहाँ से मैं पास आउट हुआ वो साइंस सब्जेक्ट से मेरा था। उसके बाद मेरा चूँकि मुझे सिविल सर्विस हिस्ट्री से करना था, तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है BA और MA मैंने वहीं से हिस्ट्री में किया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैंने गोल्ड मेडलिस्ट भी था मैं वहाँ पर। उसके उपरांत जो है 2005 में मेरी MA की शिक्षा मतलब पूर्ण हुई और उसके उपरांत जो है मैं फिर सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए मैं फिर दिल्ली चला गया था 2005 में। तो BHU में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो हॉस्टल में रह रहे होंगे? हाँ, BHU में हॉस्टल में रहता था। वहाँ एक आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल है, क्योंकि वहाँ इंट्रेंस एग्जाम होता था। इंट्रेंस में मेरा 2nd पोजीशन था, तो मुझे आराम से हॉस्टल मिल गया था। जो 25 बच्चों को जो हॉस्टल मिला था उसमें मेरा भी नाम था, तो इसलिए मेरे को वहाँ पे किसी तरह कोई तकलीफ़ नहीं हुई कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने का जो बात है, क्योंकि BHU का था कि वहाँ पर आपका मतलब पढ़ाई का जो कॉस्ट था वो बहुत मिनिमम था। मतलब साल भर में 1700 रुपये आपको सिर्फ देना होता था। तो आप एंट्रेंस एग्जाम देकर ही एडमिशन हुआ होगा आपका? एंट्रेंस एग्जाम देकर मैं वहाँ एडमिशन लिया था और एंट्रेंस में 2nd रैंक था, तो मुझे वहाँ आराम से हॉस्टल मिल गया था। तो ये मेरे एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, पढ़ाई के दौरान हॉस्टल वगैरह में कभी कुछ ऐसा मौका मिला कि बंक करके बाहर जाना पड़ा? देखिए, पढ़ाई को लेके सीरियसनेस मेरे अंदर शुरू से था, क्योंकि मेरा लक्ष्य बड़ा था। तो मुझे मालूम था कि पढ़ाई के अलावा कोई हथियार है नहीं मेरे पास, और जिस परिवेश में जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई थी, तो उसमें मुझे मालूम था कि जीवन में अगर मैं पढ़ पाऊँगा तो ही कुछ कर पाऊँगा।
अन्यथा इसलिए मेरा पूरा फोकस जो था हमेशा पढ़ाई पर ही रहा। मैं अगर कहीं डाइवर्ट भी होने जाता था तो मैं फिर वापस लौट कर कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है, मैं वापस वहीं आ जाता था। कभी ऐसा मौका नहीं प्राप्त नहीं, हुआ? नहीं, वैसा मौका मैंने कभी अपने आप को दिया नहीं। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, आप जब बता रहे थे कि बीएचयू से पढ़ाई के बाद आप दिल्ली चले गए थे, वहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन भी दे रहे थे, तो उस समय का माहौल कैसा था? कहाँ का मतलब? जब कंपटीशन हो रहा था बहुत, तो उस समय तो बहुत सारे कंपटीशन लोग होंगे, तो आप हॉस्टल में दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज की, तो उस समय का कैसा माहौल था पढ़ाई लिखाई का? देखिए पढ़ाई में जब यहाँ से एमए मेरा पहला टारगेट ये था कि मैं पूरी पढ़ाई मुझे कंप्लीट करना है। मैंने एमए कंप्लीट किया, नेट का एग्ज़ाम दिया, नेट मेरा जब क्लियर हो गया 2005 में ही, यूजीसी नेट जो होता है जिसमें प्रोफेसरशिप के लिए, तो मुझे एक लग गया था कि मेरा एक साइड तो क्लियर, मतलब कि मतलब कन्फर्म है कि मुझे अगर कभी जाना रहा कहीं एम्प्लॉयमेंट में तो प्रोफेसर के लिए मैं हमेशा अप्लाई कर सकता हूँ, तो नेट मेरा क्वालिफाई हो गया था। फिर जब मैं दिल्ली गया तो मैं पार्टनरशिप में एक रूम लेकर रहा था जहाँ के 2000 रुपये रूम का भाड़ा था, 1000 रुपये मैं देता था, 1000 रुपये वो देते थे, उसमें से हम लोग उसी में मतलब हमारा और 500 रुपया जो कैसे चलाते थे, कहाँ से आता था पैसा? मैं खाना तो हम लोग अपने से बनाते थे और मैं सेल्फ स्टडी ही किया शुरू से, बचपन से मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं लिया, तो मेरी सारी पढ़ाई लिखाई जो है सब मेरा अपना सेल्फ स्टडी से ही है। एक मैंने सिविल सर्विस के लिए सिर्फ एक ज्योग्राफी का कोचिंग लिया था, 4 महीने का था, उसके अलावा जितना भी मेरा पढ़ाई लिखाई है सब मेरा अपना सेल्फ स्टडी का ही था। तो ये आपने जो मुकाम हासिल किया था, क्या पहला अटेम्प्ट में ही हो गया था या 2-3 अटेम्प्ट लेना पड़ा था? मैंने बोला कि मेरा था कि मुझे सिर्फ सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना था, लेकिन पारिवारिक के मजबूरियाँ ऐसी थी कि जो मेरे पापा थे, जो बड़े फादर थे, उनके रिटायरमेंट था 2009 में, तो मुझे अपने लिए सर्विस भी करना था। तो मैंने 2007 में जो है मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्ज़ाम दिया था, 2 एग्ज़ाम था, एक होता सेक्शन ऑफिसर का एक एग्ज़ाम था ऑडिट का, और दूसरा था CGL जो ग्रेजुएट लेवल, कॉमन ग्रेजुएट लेवल जो बोलते हैं। दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया 2007 में। एक में मैं सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्शन हुआ था, दूसरा मतलब सेक्शन ऑफिसर ऑडिट के रूप में सिलेक्शन हुआ था, और उसी साल मैंने यूपीएससी का मेंस भी 2007 में दिया था। तो अब चूँकि नौकरी मेरी लग गई थी तो मुझे 2008 में फिर जो है वो मैं कलकत्ता में सेक्शन ऑफिसर ऑडिट के रूप में मैंने फिर ज्वाइन किया था CAG के अंडर में, और वहाँ 1.5 साल मैंने नौकरी किया। मतलब कि फरवरी 2008 में मेरी नौकरी लगी, 2009 सितंबर में मैंने उस नौकरी को छोड़कर फिर दिल्ली में सेंट्रल एक्साइज में जब वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आया मैं वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद जो है मेरी तैयारी चल रही थी, पढ़ाई की नौकरी के साथ साथ मेरी तैयारी भी चल रही थी, तो मैंने 4 बार यूपीएससी का इंटरव्यू अपीयर हुआ हूँ। 2009 में अपीयर हुआ, 2010 में अपीयर हुआ, 2012 में, 2013 में, तो टोटल मैंने 4 बार यूपीएससी का इंटरव्यू और 5 बार मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा। पर किसी कारणवश जो है मैं फाइनल कटअप दौर में जो है मतलब रिजल्ट में मेरा नहीं हो पा रहा था, तो थोड़ा बहुत तो अंदर से फीलिंग आ जाता है, डिप्रेशन का थोड़ा सा मन हो गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। और उसी दरमियान मुझे JPSC का भी मेरे को मौका मिला था मतलब इंटरव्यू देने का 2013 में 5वां बैच का, तो वो मैंने दिया, तो उसमें मेरा फिर सिलेक्शन क्वालिफाई हो गया। तो फिर आज मैं जो 2016 में मैंने झारखंड में एज ए लेबर सुपरिटेंडेंट जो है मैंने यहाँ ज्वाइन किया। तो आमतौर पर जनरली जो लोग मेहनत करते हैं, कई तरह की बाधाएं भी आती है, वो बाधाओं को पार कर लोग सफल होते हैं और बहुत लोग निराश हो जाते हैं। क्या होना चाहिए आज के परिवेश में? देखिए मेरा तो एक चीज़ कहना है कि जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को सबसे पहले तो अपने अंदर का मतलब मेरिट को पहचानना चाहिए कि मेरी रुचि किस चीज़ में। मैं बचपन से इस चीज़ को था कि जैसे मैं बोकारो में था, बोकारो का माहौल जो था चूँकि वो एक इंडस्ट्रियल जगह है और वहाँ पर बोकारो स्टील प्लांट एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट के रूप में भी विख्यात था, तो वहाँ का जो माहौल था कि सही बच्चों को इंजीनियरिंग करना है और जो बच्चे बच गए उनको मेडिकल में जाना है, तो एक ऐसा जगह था जहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल का पूरा माहौल था। उस माहौल में मुझे हिस्ट्री पढ़ने के लिए अंदर से बहुत मतलब हिम्मत चाहिए था, और मेरा इंजीनियरिंग में हुआ भी था, मतलब डेयरी डेवलपमेंट में वहाँ पर हुआ था। तो मैंने उसको चूँकि मुझे हिस्ट्री से पढ़ना था तो मैंने इस चीज़ को मतलब मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। और मैं यही बोलना चाहता हूँ बच्चों से कि आपका जो इच्छा है, अपना जो रुचि है, उसी रुचि के हिसाब से आपको अपना मतलब लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य आप जिस लेवल पे बनाइए, बचपन में बनाइए, बड़े होकर बनाइए, लेकिन हमेशा जो है बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ही फोकस करना चाहिए। उनका ध्यान जो है इधर उधर भटकने का जो है उससे उनको अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज में अगर अपने ज़िंदगी में मेहनत कर लिया तो आगे का जीवन जो है आपका जो है वो एक सफलतापूर्ण जीवन होगा। तो मेरे अनुसार से कभी किसी भी बच्चे को जो है अपने टैलेंट, चाहे किसी भी फील्ड में हो, हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं अपने फील्ड में 100% दूँ और अव्वल रहने का कोशिश करूँ। क्योंकि अगर आप जब सफलता का चरम को पाने की कोशिश करिएगा तो आप चरम अगर नहीं भी पा पाइएगा तो आप उसके नज़दीक पहुँच जाइएगा। तो आत्मिक संतुष्टि जीवन का जो चाहिए
वो आपके सफलता में, आपके मेहनत में ही छिपा हुआ है। तो मैं सभी बच्चों से या लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि बच्चों के ऊपर में प्रेशर ना दे गार्जियन जो हैं, और बच्चों को भी अपना एक लक्ष्य फिक्स करें, उस लक्ष्य के अनुसार वो कार्य करें और सफलता उनका जरूर कदम चूमेगी। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जनरली क्या होता है कि लोग का वो कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि माँ बाप का मार नहीं खाया और गुरुजी का मार नहीं खाई तो क्या ही फायदा। आपके साथ ऐसा वाक़या हुआ? हाँ, बचपन में मुझे अभी भी याद है, जब मैं क्लास 3 में था, संस्कृत के हमारे एक सर थे। तो उनका ये था कि जो बच्चे अगर कभी गलती से नहीं पढ़ते थे तो वो क्या करते थे, खूब मारते थे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक बार मेरा कुछ क्वेश्चन गलत हो गया था, तो उन्होंने मेरे को ऐसे गोदी में उठाया, नीचे छोड़ के, और जब मैं नीचे गिरा तो क्या उन्होंने छड़ी से खूब मारा मेरे को। वो घटना मुझे आज तक से याद है। दूसरा घटना था कि एक बार मैं क्लास में सेकेंड आ गया था बचपन में, तो सर ने मेरे को इसलिए मारा था कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए। तो ये 2-3 बार मैं बहुत कम मैं क्लास में मार खाया हूँ, मतलब मुझे लगता है 4-5 बार मैं मार खाया हूँ पूरे जीवन में, कल स्कूल पढ़ाई लिखे दरमियान में। लेकिन ये 2-3 चीज़ें मुझे हमेशा याद रहा, जो कि मुझे ये मोटिवेट किया कि मुझे जो है हमेशा मतलब पढ़ाई करते रहना है और हिम्मत नहीं हारना है। माँ बाप से भी कभी ऐसा? माँ बाप से 1-2 बार हुआ था बचपन में, तो वह गलतियाँ करता ही आदमी। तो कभी मैं थोड़ा शैतान था, तो मैं पेड़ पर चढ़ जाता था बहुत ऊपर में। आज तो मेरे शरीर से नहीं लगता है, लेकिन मैं पेड़ पर बहुत ऊपर चढ़ जाता था, या कोई मैं खेलने के लिए रात में भी निकल जाता था, मतलब 7-8 बजे भी मैं बाहर आ जाता था। तो उसमें मैंने घर में डांट खाया हूँ। या मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहता था, जैसे बिजली के साथ या किसी चीज़ के साथ बनाते रहता था, तो घर में मतलब डांट खाते, तुम ये सब मत करो, ये सब चीज़ों से मतलब अफेक्ट हो जाओगे। तो वैसे मतलब पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत कम ही हम लोग जो है मार खाए हैं। बाकी ऐसे तो बस शैतानी करते थे तो पापा डांटते ही थे। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि सेल्फ स्टडी ही आपने किया है। आज के ऑनलाइन परिवेश में बहुत सारे कंपटीशन बढ़ गए हैं, लोग किताबें बढ़ गए हैं, अलग अलग पब्लिशर के बुक आ गए हैं। तो आज का जो परिवेश है उसमें क्या ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है या सेल्फ स्टडी अच्छा है, या फिर अलग अलग प्राइवेट पब्लिशर के कारण लोग छात्र कन्फ्यूज होते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से बच्चे को किताब के साथ पढ़ाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो जो हम किताब से पढ़ते हैं तो वो हमारे सीधे हमारे दिमाग में जाता है। ऑनलाइन में क्या है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और उसके कारण जो है आँखों पे भी असर पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया कम्पिटिटिव हो रही है, कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरेस्ट तो जाता ही है। लेकिन जब हम अपने आप को किताबों की दुनिया में अगर हम डुबा लेंगे तो वो आपके लिए, हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे हिसाब से। हमें दोनों का यूज करना है, मतलब सामंजस्य, क्योंकि आगे बढ़ना है तो सामंजस्य बैठाना ही होगा, क्योंकि दुनिया तो फास्ट हो रही है, लोग जो है कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन का महत्व बढ़ रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन हमें दोनों को ही बना कर रखना पड़ेगा। और ऑफलाइन बच्चे किताबों के से दोस्ती करें, किताबों को पढ़ें, और ये मैं अपने दोनों बच्चों में ये कोशिश करता हूँ कि दोनों जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें कि ऑफलाइन भी मतलब किताबें पढ़ें, और ऑनलाइन का जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर उसका यूज करें। आपके 2 बच्चे अभी किसके क्लास में हैं? मेरी बेटी क्लास 9 में है, अभी गई है वो यहाँ धनबाद, दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद की अभी वो छात्रा है। और उसके साथ है कि उसने क्लास 8 में ही उसने एक बुक पब्लिश किया, उसका हुआ है द विंग्ड रिंग्स नाम से उसका एक बुक पब्लिश हुआ है, जो कि अभी जो है परसों ही जो है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भी उस बुक का लोकार्पण किया गया है। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, और उसका इंटरेस्ट पढ़ने में बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत सारी किताबें को ला के पढ़ते रहती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चों को जो है किताबों के साथ दोस्ती करना चाहिए, और ये उनकी प्रतिभा को निखारता है। ऑनलाइन में भी मुझे पढ़ाई करना है, लेकिन ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो हम बच्चों को, मेरा सलाह है कि बच्चों को जो उस डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। बेटा आपका कौन क्लास में है? बेटा मेरा अभी क्लास 3 में है, वो अभी क्रेडो वर्ल्ड स्कूल में उसका मैंने एडमिशन कर। हाँ, बेटा जो है वो ऑनलाइन से दूर है, लेकिन हाँ उसका मैंने बोला था ना, पहले ही मैंने बोला था कि मुझे बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मेरा बेटा जो है अभी क्लास 1-2 में है, उसका साइंस में इंटरेस्ट ज़्यादा है, उसका जो है वो क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो मैं उसको जो है एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ हमेशा, कभी वो पंखा बनाएगा, कभी बल्ब बनाएगा। तो मैंने उसको उस तरह से उसको मोटिवेट किया है। उसके लिए मैं से कुछ जो भी सामान वो डिमांड करता है मैं ला कर देता हूँ, और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते रहता है। तो और रोबोटिक्स वही मैंने उसका एडमिशन कराया है, तो उसका उसमें भी इंटरेस्ट है। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों बच्चे जो है उनका जिस फील्ड में भी रुचि हो, उस फील्ड के हिसाब से उनका जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं पूरा कर सकूँ। और बाकी तो बच्चों को पढ़ाई को लेकर मैं थोड़ा सा सजग रहता हूँ कि वो एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, आमतौर पर अभिभावक तय करते हैं कि उनके बच्चे की किस में पढ़ाई होनी चाहिए। अभिभावक एक बना देते हैं उनके मन में कि नहीं तुमको ये बनना है, तुमको ये बनना है, जबकि बच्चों का कुछ और मन होता है। तो क्या होना चाहिए, अभिभावकों को क्या करना चाहिए?
मेरे हिसाब से तो अभिभावकों को बच्चों के साथ बैठना, उनको समझने का ज़रूरत है कि मेरा बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि जब मैं था मुझे मतलब कि मेरा जितने भी फ्रेंड सर्किल था सारे लोग इंजीनियर हैं, तो मुझे उस बीच में हिस्ट्री पढ़ना था, तो मुझे भी थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता पर मुझे मेरे फादर को मुझे सपोर्ट मिला था। क्योंकि उनके भी कलीग बोलते थे कि कहाँ आपका बेटा हिस्ट्री पढ़ने के लिए BHU में जा रहा है, बार बार मुझे वो सुनना पड़ता था। उन्होंने बोला उसका जो मन है वो करने दीजिए, वो अपने हिसाब से अपना ज़िंदगी बना लेगा। तो वही चीज़ मैं अपने बच्चों के लिए भी, मेरी बेटी बोलती है कि मैं उसको कभी सोचा कि वो तुम ये सब्जेक्ट कर लो, करना इंजीनियर डॉक्टर कर लो, उसका कहना कि पापा मेरे को जो मैं करना चाहती हूँ। तो मेरा कहना है कि मैंने उसको बोला ठीक है, तुम्हारा चॉइस है, जो तुम अपना डिसाइड करो। अगर तुमको किसी चीज़ का मदद की ज़रूरत पड़ेगी, राय लेना होगा मुझसे, तो वो मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को जो है ना, बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हाँ बच्चों को उनको समझना चाहिए कि बच्चों का रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि ये जो आज का जो दुनिया है, पहले था कि कुछ लिमिटेड स्कोप था, आज जो है कि अच्छा अगर कोई डांसर भी हो तो अपने आप को बहुत माइकल जैक्सन के जैसा ही बना सकता है। तो एक ही चीज़ मेरा कहना है कि आप जिस फील्ड में भी रहिए, आपका उस फील्ड का सबसे बेस्ट बनने का प्रयास कीजिए। जब आप बेस्ट बनने का प्रयास करिएगा तो आप श्योर है कि आप सक्सेस पा लीजिएगा। वहाँ पे आपको डाइवर्सन नहीं होना है। ये नहीं कि मैं कुछ और सपना देखा हूँ और किसी और से मैं प्रभावित होकर मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करूँगा। मैं जो हूँ मैं जो वह रहना। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो ट्रेन से जा रहे होंगे, क्योंकि जैसा आप बता रहे थे कि कैसे कि, तो क्या अभी कैसा ऐसा कभी वाकया मिला कि विदाउट टिकट जाना पड़ा, क्योंकि विद्यार्थी लाइफ मैं तो मुझे लगता है कि 80% टाइम तो विदाउट टिकट ही जाना पड़ा था। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम तो हम लोग ट्रेन का सीट के पे भी नहीं मिलता था। मतलब हम लोग गेट के पास, बाथरूम के दरवाजे के बाहर में रात भर जाग कर प्लेटफॉर्म पे सोना, या फिर जो स्टेशन के बाहर में जो होता है वहाँ पर सोना। मुझे तो लगता है कि पूरा एग्ज़ाम टाइम ही ऐसा ही था। विद्यार्थी लाइफ में विदाउट टिकट और ट्रेन पर और स्टेशन पर सोने का काम, स्टेशन पर सोने का तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे इसीलिए मैंने बोला कि आप कितना भी ऊंचा पोस्ट पा लीजिए, अपना ज़मीन को नहीं छोड़ना है। उस ज़मीन को नहीं छोड़ने के कारण ही मुझे आज जितना भी वर्कर हो या किसी जीवन में जो काम करता हूँ, वो मदद करने वाली फीलिंग मेरी कभी गई नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि वो संघर्ष में गुजरा हूँ। तो मैं कोई भी स्टूडेंट होता है, किसी की मदद अगर किसी को मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जनरली पुरुष के लाइफ में महिला अगर नहीं है तो क्या ही कहना, महिला के आने से ही पुरुष सक्सेस होता है जैसा माना जाता है। तो क्या आपकी शादी जॉब के बाद हुई थी कि जॉब से पहले? देखिए, शादी तो मेरी जॉब के बाद ही हुई थी, लेकिन मैंने बोला कहीं महिला आई हैं तो आप किस्मत का धनी बने। मतलब कि मेरा ये कहना है कि बचपन से मैंने एक सपना देखा था, या मैंने सोचा था कि मेरे को इंटरकास्ट मैरिज करना है, बिना दहेज का शादी करना है। और जब मेरे नौकरी लगी, उसके बाद जब मेरे को शादी का हुआ, तो मेरी लव मैरिज है। मेरी वाइफ बंगाल से हैं, कलकत्ता से हैं। मेरे वहाँ चूँकि ऑडिट में थे तो हम लोग दोनों एक वहाँ पे साथ क्लास कर रहे थे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं भी एडमिशन लिया था, वो भी ली थी। तो वो मतलब 6 महीना के लिए, चूँकि मुझे वहाँ पर रहना था, मेरे पास नौकरी के बाद तैयारी के साथ कुछ और नहीं होता था, तो मैं सोचा था कि मुझे कुछ नया चीज़ सीखना चाहिए। तो मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में एडमिशन लिया था। वहीं पर मेरी वाइफ भी आई थी, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और मेरी शादी जो है इंटरकास्ट भी है, लव मैरिज भी है, विदाउट डॉरी भी है। तो इस बात के लिए मैंने जो सोचा था सपना बचपन में, वो चीज़ मैंने अपने हिसाब से उसको मैंने जिया भी। और वाइफ का मेरे पढ़ने में इंटरेस्ट था, तो मैंने शादी के बाद भी उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रखा। उन्होंने MBA किया, अभी उनका लॉ कंप्लीट हुआ है। वो अभी वास्तु कंसल्टेंट के रूप में कार्य भी कर रही हैं। धनबाद में उनका ऑफिस भी है, और ब्यूटिशियन का भी उन्होंने कोर्स किया हुआ है। तो मेरे था कि उनको जो करने का इच्छा है वो मैंने उनको करने दिया। अब लाइफ में उनको आगे करना है, अपना काम कर रही हैं वो, और भी जो उनकी इच्छा हो करना है करना। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे लिए, मेरे साथ जो भी लोग रहते हैं, मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं उनको गाइड मोटिवेट कर सकूं, उनको लाइफ में जो सही चीज़ है उसकी तरफ उनको मोड़ सकूं। और अगर उनकी पढ़ने की इच्छा हो या आगे कुछ करना चाहते तो मैं उनको किसी तरह से भी मदद कर सकूं। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी 2009 में हुई थी, और उसमें मेरा UPSC का मेंस था, चल रहा था। उसके मतलब मेंस देने के मुझे लगता है कि महीना भर के अंदर मेरी शादी भी हुई थी। इंटरव्यू दिया था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उस साल मैंने BPSC का भी इंटरव्यू दिया था, दोनों में कुछ नंबर से मैं रह गया था। यह है कि उनके साथ संघर्ष तो सारा UPSC का इंटरव्यू जो है मेरा शादी के बाद ही हुआ है। और तो कहीं ना कहीं आज इस मुकाम पर हैं, तो ये भी एक अच्छा कारण है। हाँ, मैं मानता हूँ कि किसी भी आदमी के जीवन में वाइफ का जो बहुत महत्व बहुत ज़्यादा है। और अगर वाइफ आपकी अपनी पसंद की हो तो और भी जीवन ये हो जाता है।
तो हम लोग अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीक़ा से उस मुकाम को पा सके जिसका हमने सपना देखा था, और इस सक्षम हो सके कि हमारे कारण समाज में अगर कुछ बदलाव आए तो उस बदलाव का हम लोग भी जो है उसका एक मतलब एक प्रेरक के रूप में स्थापित हो सके। जैसा आप बता रहे थे इंटरकास्ट मैरिज है, तो पहले उस समय में लोग बोलते थे कि नहीं, लव मैरिज में बिलीव नहीं करते थे, तो बहुत समस्या हुई होगी आप। मेरे घर में भी थोड़ा सा विरोध हुआ था कि तुम या तो पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो या नौकरी जो तुम्हारा आईएएस बनने का सपना है वो तुम कर लो कंप्लीट। लेकिन कई कई परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है जीवन में कि आपको लगता है कि नहीं, आप सब चीज़ को मोर्चे को एक साथ ही हैंडल कर सकते हैं। मेरे साथ भी था, फैमिली मतलब मैडम की जो फैमिली से उधर से था कि अगर शादी जल्दी नहीं होगा तो फिर जो है कहीं और शादी हो जाएगा, तो मजबूरी में मेरे को जो है वो स्टेप लेना पड़ा था। तो घर से विरोध हुआ था, लेकिन मैंने लोगों को कन्विंस कर लिया कि मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। तो बाकी तो आगे हम लोग एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जनरली पढ़ाई से लेकर, बचपन से लेकर पढ़ाई तक के कार्यकाल में दोस्त भी बहुत होते हैं, जो दोस्त मददगार साबित भी होते हैं। वैसा कोई दोस्त आपके? हाँ, मेरा एक दोस्त है, मतलब कई दोस्त तो कई सारे मेरे रहे। आज कोई लोग अच्छे अच्छे जगह पे भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, विवेक रत्न हैं, निर्मल पांडे हैं, ये लोग सब मेरे खास दोस्त रहे। स्कूल के मेरे दोस्त थे अजय कुमार है, मेरा भाई भी मेरे साथ ही पढ़ाई किए विजय कुमार। लेकिन मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है, जो हम लोग जो हमेशा साथ रहे, यूपीएससी के दरमियान भी साथ रहे हो, वो आज एक सीनियर रिपोर्टर हैं TV9 भारतवर्ष में, मनीष झा, जो आज एक इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका नाम हो चुका है एज ए वार रिपोर्टर के रूप में। तो इन दोस्तों का सपोर्ट हमेशा रहा। जब भी मुझे किसी तरह का राय लेना हो, किसी तरह का सजेशन लेना होता था, या कभी मैं डिप्रेशन में चले जाता था, तो इनसे बात करके, इनके थ्रू जो है, इनके सपोर्ट से जो है मैं इस चीज़ों से आगे निकलने की कोशिश किया। आज भी हमारे विभाग में भी 2-3 कलीग ऐसे हैं जिनके साथ मेरा बहुत करीबी संबंध है, और उनके साथ हम लोग जो है हर विषय पर विचार विमर्श करते हैं। लाइफ में दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है, और मैं इस मामले में लकी हूँ कि मेरे पास एक नहीं, कम से कम 10-15 ऐसे दोस्त हैं कि जो कि दिल से बहुत करीब जुड़े हुए हैं। तो रिलेशनशिप के मामला में मैं हमेशा से लकी रहा हूँ कि अगर मुझे भगवान ने हर पल सपोर्ट दिया है, चाहे किसी भी रूप में, मतलब हमेशा कोई भी मुसीबत आता है तो 4 लोग ऐसे ज़रूर रहते हैं जो कि मेरी मदद कर सकें। तो ये इस मामले में अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि दोस्त, परिवार, सब कुछ मिला, जो कि बहुत लोगों के नसीब में उस तरह से नहीं हो पाता है। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे थे, तो विद्यार्थी जीवन में आनंद भी बहुत ज़रूरी है, आनंद भी करना चाहिए। तो क्या कभी ऐसा आपको मौका मिला कि सिनेमा देखें आप लाइफ में? हाँ, सिनेमा तो जब बोकारो में हम लोग थे तो बहुत कम मौका मिलता था। स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ? स्कूल लाइफ में तो हम लोग वही 2-4 फिल्म देखे थे, जो टाइटैनिक था, गॉडजिला था, इस टाइप का जो फिल्म आया था, ये सब फिल्म हम लोग देखे थे शुरू में। उसके बाद जो कॉलेज लाइफ में गया तो उसमें 2-4 फिल्म मतलब हम लोग, मतलब मैं बहुत ज़्यादा फिल्म पहले नहीं देखता, क्योंकि एक्चुअली क्या था, पैसे का कमी था। ठीक है, तो पैसा और एक लक्ष्य था, तो मुझे लगता था कि टाइम डाइवर्ट ना हो। हाँ, लेकिन जब नौकरी लगा था मेरा शुरू में, तो शुरू के 2-4 साल जो है मैंने फिल्म अच्छा खासा देखा। ऐसा भी था कि जब मैं घर में अकेला हूँ, वाइफ नहीं है, तो मैंने 400 लगातार एक ही सिनेमा हॉल में एक ही सीट पर बैठ कर 400 लगातार भी देखा है। तो जीवन को मैंने इस रूप में, हम लोगों ने मतलब कोशिश जहाँ मिला उसको एंजॉय भी किया हूँ। घूमने का मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं एग्ज़ाम भी देने जाता था तो शहर को भी मैं घूमता था, क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि हिस्टोरिकल जगह में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। मैं कस्टम में नौकरी जब कर रहा था, एयरपोर्ट में मैं रहा हूँ 6 साल एयरपोर्ट पर रहा, दिल्ली एयरपोर्ट में। तो हम लोग जब थे तो हम लोग स्कॉट ड्यूटी भी लगा रहता था, उसमें कई बार जाना पड़ता था फ्लाइट से भी। तो उसमें मैंने अलग अलग शहरों का मैंने देखा, समझा। तो ये आपका घूमने फिरने का जो आपका जो एक आदत होता है ना, वो आपको बहुत चीज़ सिखा देता है। खेलकूद में किस में रुचि है आपकी? खेलकूद में मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल भी खेलते थे हम लोग, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड बहुत अच्छे अच्छे थे बोकारो में, तो खेलते थे। अभी मौका मिलता है? अब तो प्रेशर इतना ज़्यादा है काम का कि हम लोग को अभी बहुत कम मौका मिल पाता है। अच्छा, अभी तो 24/7 ही काम करते हैं आप, तो ऐसे में अब परिवार और बच्चों के लिए समय निकाल पाते हैं? मैं देखिए, मैं अगर फैमिली के साथ उसमें जिसमें नहीं हूँ तो मैं फ़ोन से कोशिश करता हूँ कॉन्टैक्ट में रहूँ और बच्चों से बात करता रहूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बच्चों को आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है, तो इनका जो डिमांड होता है, कोई चीज़ होता है, मैं पहले पूछ लेता हूँ क्या आप लोगों को चाहिए, मैं वो ला दे कोशिश करता हूँ। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ मैं कहीं भी रहूँ, रात में घर पहुँच जाऊँ, जिससे कि मैं कम से कम बच्चों के साथ जो है कुछ समय मैं बिता सकूँ, या सुबह में बच्चों को स्कूल छोड़ना जाना हो तो मैं साथ में रहूँ। तो इस तरह से बच्चे को मैं उसी दरमियान जो भी अपनी तरफ से जो गाइड करना होता है वो मैं कर देता हूँ। और क्योंकि हम लोग का भी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, ज़िला में हमारे पास स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, तो हम लोग को एक्स्ट्रा ही बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। लेकिन ठीक है, ये तो पार्ट है हमारे जॉब का। बच्चे इससे भी मोटिवेट होते हैं कि मेरे फादर जो है वो कितना संघर्ष कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है कि बच्चे आपको समझते हैं और उसके हिसाब से वो अपने को भी जो है, जैसे मेरे बच्चे अभी बोलते हैं कि पापा आप चिंता मत करिएगा, हम लोग हैं आपके साथ में। तो ये चीज़ अंदर से बहुत मोटिवेट करता है, और मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे बच्चों का, फैमिली का सपोर्ट जो है वो मेरे को मिला है।
एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, चूँकि आप आज जिस मुकाम में हैं अपने क्षेत्र में, लेबर सुपरिटेंडेंट यहाँ पर हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बोकारो में हैं, तो कुछ ऐसा काम आपने अब तक किया हो या फिर कुछ ऐसा प्लानिंग हो कि कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग याद रखें? कोशिश तो है कि मेरे ऑफिस में जितने भी वर्कर आते हैं या जो भी मजदूर आता है अपना समस्या लेकर, मैं उनको समस्या का निराकरण कर सकूं। मैं कभी भी छोटा बड़ा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, मेरे लिए सबका स्थान बराबर है। यहाँ पर हमारा 2019 में ई श्रम का कार्ड बनाने का एक अभियान चला था, जिसमें कि मैं पाको में पोस्टेड था उस टाइम में, साहेबगंज में। मेरा जिला शुरू से ही फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर रहा और उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मुझे प्रशस्ति पत्र भी मिला था अपने दोनों जिला में कार्य करने के लिए। और उसके बाद जो है लेबर रजिस्ट्रेशन को लेके या फिर और किसी भी कार्य को लेकर उनको लाभ देना हो या इंस्पेक्शन को लेके हो, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि हमारे विभाग का जो भी दिशा निर्देश है उसके अनुरूप हम लोग काम कर सकें। और कोई भी मजदूर है उसका कोई भी समस्या हो, उस समस्या का निराकरण जो है हम लोग निष्पक्ष तरीक़े से हमेशा कर सकें, ये मेरा हमेशा प्रयास रहता है। तो ये थे रंजीत जी, इन्होंने स्पष्ट अपने संघर्ष की गाथा को बताया है और किस तरह संघर्ष करके आज ये अपने मुकाम को हासिल किया है, इन्होंने अपने संघर्ष से साझा किया है। साथ ही यह बातें भी सामने आई है कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको तय करना होगा कि आपको क्या करना है। बाधाएं बहुत सारी आती है, कई तरह की बाधाएं इनके साथ भी आई थी, लेकिन ये बाधाओं को दूर करते हुए उसी बाधाओं के बीच में अपनी सफलता को प्राप्त किए हैं। तो कुल मिलाकर आज के ज़माने में असली हीरो वही हैं जो बाधाओं को दूर करते हुए सफलता हासिल करते हैं। अगली कड़ी में फिर हम आपको असली हीरो से मिलाएंगे जिन्होंने सब संघर्ष करके सफलता को हासिल किया है। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।